नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। दफ्तर में ज़रा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे चला भी जाता है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की है। वह छुट्टी पर नहीं जा सकता, अपना एवज देना ही पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तो मानो सारा दफ्तर नींद से जागा। चपरासी ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी। जमादार ने डाक की किस्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फीका पड़ गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यवान हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो गई हों। मदारी लाल अब से पहले कई बार बड़े बड़े आघात सह चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी न हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जगह 1 महीने से जो खाली पड़ी थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दे दी। और सुबोध चंद्र वही व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वह सुबोध चंद्र जो मदारी लाल का सहपाठी था, जिसे गिराने की उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल न हुए। वही सुबोध आज उनका अफसर होके आ रहा है। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा वही मर गया होगा, पर आज मानो वह फिर जी उठा और सेक्रेटरी बन के आ गया। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना ही अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए थे, झूठे आरोप लगाए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझा। मदारी और सुबोध के ग्रोहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही साला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की चिंगारी भड़क गई थी, जो आज 20 बरस बीतने पर भी नहीं बुझी। सुबोध का अपराध इतना ही था कि वह मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था। डील डोल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, सारे मैदान उसके हाथ ही थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा ही नहीं किया। सुबोध 20 बरस तक निरंतर उसके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गया, तब उसका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसेरे जा रहा है, जब तो मदारी लाल का चेहरा खिल ही उठा। उसके दिल से वह पुराना फांस भी निकल गया। पर आह, हतोभाग्य! आज वह पुराना नासूर सद्गुण होकर टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतना कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा के कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिन में मालूम ही हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल के रहिएगा। आदमी योग्य है, पर बड़ा ही क्रोधी और बड़ा ही दम्भी है। गुस्सा तो उसकी नाक पे ही रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले, पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम कर ले। ऐसे आदमी से तो ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ दिन छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ।
दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हो। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलभ लाएगा और कोई उन्हें अखबार पढ़ के सुनाएगा। और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपने कलेजे को ठंडा किया। इसके एक हफ्ते बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध तेजी से उनके पास आए और गले लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद भेंट हुई है। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं ना? सुबोध चंद्र, अजी मेरी न पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो, ये बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे तो समझ में ही ना आता था कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरा में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किया। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिए। वहाँ से आकर कुछ दिनों तक कोऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा। यहाँ आया तब तुम मिल गए। क्लर्कों को देख के, ये लोग कौन हैं? मदारी लाल के हृदय में बर्छियाँ सी चल रही थी। दुष्ट 25,000 रुपये कमा के लाया और यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए, पर 500 भी न जमा कर सके। वे प्रकट रूप से बोले, कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ ही कष्ट किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई ही समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिएगा कि बोर्ड की नेकनामी हो और मुझे भी कोई परेशानी न हो। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे लंगोटिया यार हैं। एक वाक चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे, लेकिन आदमी ही हैं। अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसे माफ़ कीजिएगा। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है भाई, और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहाँ रहा मातहतों से मित्रता का ही बर्ताव किया। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रोब कैसा और अफसरी कैसी? हाँ, हमें नेक नीति के साथ अपना कर्तव्य पालन अवश्य करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसी ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए हुए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उनके बर्ताव से खुश हैं। वह इतने प्रसन्नचित्त हैं, इतने नम्र हैं कि जो उससे एक बार मिल लेता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उनकी जबान पर आते ही नहीं। सुबोध इनकार को भी अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के सारे गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते थे। उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते थे। मदारी लाल ने पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उबारने का बीड़ा उठाया, वहाँ भी लज्जित होना पड़ा। मदारी लाल चाहते थे कि भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखूं। सुबोध से यूँ हंस-हंस कर मिलते और चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उनके सच्चे मित्र हैं, पर हमेशा घात लगाए बैठे रहते थे। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त ही समझते थे।
एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोटों की गड्डियाँ रखी थी। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक के देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। मदारी लाल की ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से नोट उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार के बोले, बाबूजी भीतर हैं? चपरासी आप ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली के दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो यहाँ से गए ही हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। जरा देर में लौटकर आया और बोला, सेक्रेटरी साहब तो कमरे में न थे, मैं फाइल मेज पे ही रखाया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़ के कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवाय और जाता ही कौन है? मदारी लाल ने तीव्र स्वर से कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छों की नीयत बदलते देखी है। इस वक्त हम सभी साह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टालते हुए कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा ही है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वह कीजिए। कहने लगे हैं चपरासी बैठा है। चपरासी कोई ऋषि मुनि है? चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी तो 300 तक की होती है, यहाँ एक एक कागज़ लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के दोनों द्वारों तरफ से बंद कर दिए। जब मदारी लाल का चित्त शांत हुआ, तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे अच्छी तरह छिपा के रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र को 1 घंटे भर में लौटे होंगे। तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? भाई, क्या मेरी बेदखली हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब, गुस्ताखी माफ़ हो। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों न जाए, दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। आपकी मेज़ पर रुपए पैसे, सरकारी कागज़ पत्र सब बिखरे पड़े रहते हैं। न जाने किस वक्त किसकी नीयत खराब हो जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं तो दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए थे, इसकी उन्हें खबर ही न थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया तो सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। 10 ही बजे रुपये मंगवा लिए थे। रसीद लिखवा लाए हो? ठेकेदार, हुजूर, रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध चंद्र, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर में से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए निकलवा दूंगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। वहाँ नोटों के बंडल न थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए होंगे। कुर्सी के समीप के सब कागज़ उलट पुलट कर डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। ये नोट कहाँ गए? अभी तो यहीं मैंने रख दिए थे। जा कहाँ सकते हैं? सुबोध बार बार फिर फाइलों को उलटते पुलटते दिल में जरा जरा
धड़कन होने लगी। सारी मेज़ के कागज़ छान डाले, पुलिंदों का पता ही नहीं। तब वे कुर्सी से उठकर इस आधे घंटे में जो जो घटनाएं हुई उनके बारे में विचार करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, खूब याद है। भला ये भी भूलने की बात है, और वह भी इतनी जल्दी। मैंने नोटों को लेकर यही मेज़ पे रख दिया था, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाया। बस इतनी ही देर तो हुई थी। जब गया हूँ तब नोट यहाँ रखे थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो सकते हैं? मैंने किसी संदूक, दराज, अलमारी में तो रखे ही नहीं। फिर ये क्या हुआ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठा के रख दिए होंगे। मैं व्यर्थ ही घबरा रहा हूँ। छी! तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज़ पर से नोट उठा के रखे हैं कहीं? मदारी लाल बहुत चंके हो गए। क्या आपकी मेज़ पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेके गए थे, तब आपको कमरे में न देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं, तब दरवाजे बंद करा दिए। क्या आपको कुछ नोट नहीं मिल रहे क्या? सुबोध आंखें फैलाकर, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं। अभी अभी चेक बुनवा के मंगवाया था। मदारी लाल ने सिर पीट लिया, कहा, पूरे 5,000? हे भगवान, आपने मेज़ पर खूब देख तो लिए ना। अजीब, 15 मिनट से ढूंढ रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कौन कौन आया था। आइए, ज़रा आप लोग भी आइए और तलाश कीजिए। मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज़, अलमारियाँ, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट हुए, मगर नोटों का कहीं पता न चला। कोई उड़ा ले गया। अब इसमें कोई सुबह न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फीका पड़ गया, जरा सा मुँह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता महीनों के बीमार है। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया। और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज़ भी गायब न हुई। मैंने आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहिए था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, पर मेरी ही गलती थी। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मानने को तैयार नहीं। यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेके गए थे, मगर वे भी दरवाजे से ही लौट आए। सोहनलाल ने सफाई दी, मैं तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ, जो अंदर कदम रखा भी हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा, आप व्यर्थ में कसम क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है क्या? बैंक में कुछ रुपए हों तो निकलवा कर ठेकेदार को दे दिए जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान भी। क्या करें? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपये होंगे भाई। रुपए होते तो चिंता ही क्या थी। समझ लेता 25,000 उड़े, वहाँ 30,000 उड़ा दिए। यहाँ तो कफन के लिए भी कोड़ी नहीं। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उसके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा सुबोध को अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने का और कोई आड़ न मिला। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज़ दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपरासी उसे देखते ही बोला, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया।
और सारी देह स्थिर हो गई, मानो उनका हाथ किसी बिजली के तार को छू गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। वहाँ बहुत से पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हाँ, अभी डॉक्टरी मुआयना होना बाकी है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं हुजूर। लाश की ओर तो ताकते ही नहीं बनता। कैसा भला मानुस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सियानी लड़की है ब्याने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं जो रुमाल से आंखें न पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन हुए हैं, पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं की, दिल दरियाब था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। अगर वे द्वार की चौखट पकड़कर अपने को न संभालते तो शायद गिर ही पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? कुछ न पूछी हजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आँख फूल फूल कर गूलर हो गई हैं। कितने लड़के बुलाए तुमने? हुजूर 2 लड़के हैं और 1 लड़की। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी? जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेना चाहते हैं। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी भी कर्मचारी पर कोई शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिख कर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते वक्त याद आई होगी कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। क्या चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है? तुम्हें तो कैसे मालूम होगा? हुजूर, अब मैं तो क्या जानूं, मुदा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ़ की है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ के पड़े थे नंदू। 8-10 साल साथ साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ़ लिखी, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा। आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया? नहीं हुजूर, कहा न, अभी लाश की डॉक्टरी मुआयना चल रहा है। मुदा अब जल्दी चलिएगा, ऐसा न हो कोई और भी आपको बुलाने आ पहुँचे। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे? जी हाँ, इस मोहल्ले वाले भी सब आ गए। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुँचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ सब लोग उनकी तरफ संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखवा दीजिए। और सबके बयान तो लिख ही चुके हैं। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखवाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्होंने मदारी लाल पर कोई सुबह न था, पर इस बयान ने तो उस सुबह का अंकुर ही न फूटने दिया। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती है। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ रोज आते ही रहते थे, पर घर में कभी न गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर कुछ शक तो नहीं, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कुछ कह तो ना दिया। मदारी लाल कुछ झिझके और कुछ डरे हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा ही स्रोत खुल गया और लड़की तो दौड़कर उनके पैरों में लिपट गई। दोनों लड़के भी रोने लगे। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख ही न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को इन पर इतना विश्वास है, इतना भरोसा है, इतनी आत्मीयता है, इतना स्नेह है, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेर दी।
उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुत गई, मेरा कद बहुत छोटा हो गया। मदारी लाल ने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान न था कि इसका ये फल होगा। वे केवल सुबोध को परेशान करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा कदाचित न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़कर चले गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में ये बात ठानने बैठे हैं तो उन्हें अपने पास से हटने ही न देती और सब कुछ उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो वे यही कहते थे कि कोई न कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि वह कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर छुरा चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज़ फंसी हुई सी मालूम हुई। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज़ की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम चलाया और तब कुल्ला करके सोए रहे। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेस मात्र भी मुझे संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले थे, तुम व्यर्थ ही घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो किस दिन काम आएगी। मेरे साथ के खेले हुए हैं। इस नगर में ऐसा कौन होगा जो उनसे जिससे वे परिचित नहीं हुए। रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में ये बात समा गई। मैं नसीबों की जली सोई तो ऐसी सोई कि सारी रात जगी ही नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान से ही खेल बैठेंगे। फिर रामेश्वरी ने आंसू पोंछ के कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता अवश्य लगाइएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया। ये दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते थे कि मेरा किसी पे संदेह नहीं, पर है ये किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बचकर न जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत देकर छोड़ दें, पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवाय और किसका हाथ है। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दूं, साफ कह दूं, मैं ही वह दुष्ट हूँ, वह अधम, वह पामर हूँ। विधवा के पैरों में गिर पड़ूं और कहे, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो। पर जबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि ज़मीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, यह संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सुलूक न कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा करने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोक के कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने के बाद कौन पूछता है। दफ्तर के और जो लोग आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, आज झूठी बात पूछने तक भी ना आए। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान किया गया, मित्रों की दावत हुई और ये सब कुछ मदारी लाल ने अपने निजी खर्च से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया है उतना ही बहुत है। अब मैं आपको और जेर और परेशान नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा और कोई नहीं अदा कर सकता। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनकी यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं
उनसे हम मरते दम तक ऊर्ण नहीं हो सकते। आपसे हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। अब हमें घर जाने दीजिए। वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा, कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी, किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन काट ही लूँगी। इस तरह हमारे ऊपर दया हमेशा बनाए रखिएगा। पर मदारी लाल ने पूछा, घर पे कितनी जायदाद है? रामेश्वरी, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे न पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हज़ार खर्च हो गए और अभी छत की नौबत आई ही नहीं। मदारी लाल, क्या कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती ही का सहारा है? विधवा, जमा तो एक पाई भी नहीं भैया जी, उनके हाथ में रुपए रहते ही कहाँ थे, बस वही खेती का ही सहारा है। मदारी लाल, तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो जाए। रामेश्वरी, और कर ही क्या सकती हूँ भैया जी, किसी न किसी तरह ज़िंदगी तो काटनी ही है। बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी लाल, और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। विधवा, इसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं, किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानोगी आप? रामेश्वरी, भैया जी, आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी मानूंगी, और दूसरा कौन है? मदारी लाल, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे, आपको कोई कष्ट न होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई, बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ न सोचूंगा और न कोई उज्र सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र न सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। सुबोध के दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पे चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।